पुतिन के द्वारा ये कहा गया है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा रशिया के द्वारा, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा रशिया के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मिलिट्री वाइज कौन ज्यादा सशक्त है, यूक्रेन और रशिया में से। क्या यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार है? क्योंकि रशिया कंटिन्यूसली धमकियां देते आ रहा है कि न्यूक्लियर वेपन का हम इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या यहाँ पर स्थिति है यूक्रेन की न्यूक्लियर हथियार को लेकर? सभी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है MM Academy ऐप। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब GS 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस में। आप पहले इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यूक्रेन की स्थिति जो है आप सभी को पता है। पिछले 6-7 दिनों से हर यूट्यूब चैनल पर, हर न्यूज़ चैनल पर यही चीज़ देखने को मिल रही है कि वॉर जो है वो चल रहा है, क्या अपडेट आए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। अब यहाँ पर यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन में जो दो सबसे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हमें देखने को मिल रहे थे वो डोनबास रीजन था, है ना। ये और ये मिलाकर जो डोनबास रीजन है वो बनता है, जहां पर ऑलरेडी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रो रशियन लोग जो है वो देखने को मिल रहे थे। और ऐसी स्थिति बन रही थी जहां पर जो USA है वो यूक्रेन को नाटो में शामिल कर सकता है। तो पुतिन की सनक गई। पुतिन ने बोला भाई आली रे आली, आतंकवादी बारी आली। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सीधा इन्वेजन जो है वो करना शुरू कर दिया। अब जब इन्वेड यहाँ पर किया है तो स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है, क्योंकि रशिया पर सैंक्शन जो है कई सारे देशों के द्वारा लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ जो यूक्रेन है वहां पर काफी ज्यादा घुसपैठ जो है वो रशिया कर चुका है। मतलब अभी की अगर हम स्थिति देखते हैं तो इस तरीके से कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर रशिया ने कब्जा जमा लिया है। इवन जो कीव है वहां पर भी अब रशिया जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। उसकी जो फोर्सेस है ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंच चुकी है। और जब कैपिटल पर कब्जा हो जाता है इसका ये मतलब होता है कि भाई तुम लड़ाई जो है वो जीत चुके हो। लेकिन यूक्रेन के द्वारा भी ऐसी बातें बोली जा रही है कि अगर तुमको जो कब्जा करना है कर लो, लेकिन यूक्रेनियन जो है वो झुकेंगे नहीं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिविलियंस है, वो भी अपने हाथ में हथियार ले रहे हैं और लड़ने के लिए वहां पर तैयार है। तो ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसी बीच जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको भी इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है, और उसमें जो रशिया है वो हेल्प कर रहा है अब इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये एक स्थिति, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो एक स्टूडेंट जो है उसकी डेथ हुई है। जो रशिया की जो मिसाइल है वो स्ट्राइक होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया था। जो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी है उसी के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। तो ऐसे सिनारियों में रशिया के द्वारा ही बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको बाहर निकालने में। और ऐसे सिनारियों में ये भी देखा गया है कि कई सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है वो भी जो कलर वगैरह स्प्रे पेंट है वो लेकर आकर जो कपड़ा है उस पर इंडियन फ्लैग जो है वो बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं और वो हेल्प मांग रहे हैं। तो इस तरीके से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनको भी तिरंगा के थ्रू, बाप बाप होता है, तिरंगा के थ्रू यहाँ पर हेल्प जो है वो मिल रही है। तो इस तरीके से पूरा जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल रहा है रशिया का और यूक्रेन की लड़ाई का। अब यहाँ पर जो सवाल है वो खड़ा होता है कि भाई जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसमें कितने इक्विपमेंट किसके पास है, कौन किसका पकड़ा यहाँ पर भारी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यूक्रेन और रशिया का कंपैरिजन करते हैं तो एक्टिव पर्सनल यहाँ पर हमें 209,000 देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो 900,000 जो है वो यहाँ पर रशिया के पास पाए गए हैं। मतलब 9 लाख यहाँ पर एक्टिव पर्सनल जो है वो रशिया के पास पाए जा रहे हैं, और रिजर्व में काफी ज्यादा है। यहाँ पर अगर देखते हो तो 2 लाख जो है वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ रिजर्व्ड पर्सनल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 9 लाख जो है वो रिजर्व पर्सनल यहाँ पर यूक्रेन के पास देखने को मिलते हैं। और रशिया जो है उसकी तो मतलब समझ लो कि बहुत ही ज्यादा है, मतलब मिलियन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर 2 मिलियन के आसपास जो है वो हमें रिजर्व पर्सनल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आर्टिलरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2040 है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 7,500 के आसपास आर्टिलरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आर्म्ड व्हीकल अगर हम देखते हैं तो 12,000 के आसपास है, 12,500 के आसपास। यहाँ पर 30,000 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इवन यहाँ पर डबल भी नहीं, डबल से कई गुना ज्यादा जो है सारे इक्विपमेंट्स रशिया के पास हमें देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू यूक्रेन।
टैंक्स की अगर हम बात करते हैं 2,500 है, यहाँ पर 12,500 देखने को मिल रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर अगर 34 है, यहाँ पर 550 देखने को मिल रहे हैं। फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट 98, यहाँ पर हमें 1500 देखने को मिल रहे हैं। मिलिट्री स्पेंडिंग अगर हम इवन मिलिट्री स्पेंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर जो 5.9 बिलियन है उतना देखने को मिलता है। यहाँ पर 61 बिलियन डॉलर देखने को मिलता है। तो मतलब अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट वाइज देखें तो रशिया जो है उसका मुकाबला यूक्रेन के साथ हो ही नहीं सकता है। यूक्रेन इतने पीछे है। हाँ, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, वहां पर ऑब्वियसली जो नाटो है वो यहाँ पर सभी के सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और नाटो के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो रशिया जो है फिर वो यहाँ पर फीका पड़ जाएगा। और एक बार अगर वो फीका पड़ गया, इसीलिए रशिया के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, उसको भी ये पता है कि सभी अगर इन्वॉल्व हुए तो नाटो पूरा इन्वॉल्व होगा, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो हमें जो न्यूक्लियर वेपन है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके सिवा फिर रशिया के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो इस्तेमाल रशिया को करना ही पड़ेगा एनी हाउ, और ये सभी को पता है। और ये नहीं होगा, इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर डायरेक्टली वॉर में जो है वो नहीं पड़ना चाहते, हम सैंक्शन जो है यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी देखिए, अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से, एक तो परमानेंट 5 मेंबर जो तो हमें देखने को मिलती है ना। यूनाइटेड स्टेट्स 5,500 यहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम 250 है, फ्रांस अगर आप देखोगे तो 300 के आसपास है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चाइना की 350 हमें देखने को मिल रही है। रशिया अगर हम बात करते हैं तो 6,257। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है, 156। इंडिया ने थैंकफुली यहाँ पर जो न्यूक्लियर टेस्ट है काफ़ी पहले कर लिया है ना, पोखरण टेस्ट जो कहा जाता है। और इंडिया पर भी उस वक्त कई सारे जो दबाव है वो डाले गए थे कि भाई तुम यहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है उसका त्याग कर दो, तुमने नहीं रखना चाहिए, ये सही नहीं है, बच्चे की खेलने की चीज़ नहीं है। आज वही चीज़ पता चल रही है कि भाई ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त बहुत अच्छा है यहाँ पर इंडिया का डिसीजन रहा है। पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान जो है वो भी न्यूक्लियर कैपेबल देश है। यहाँ पर इसराइल भी न्यूक्लियर कैपेबल देश हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अभी यूक्रेन जो है, हमें यहाँ पर यूक्रेन दिखाई नहीं दिया, तो क्या यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? क्या न्यूक्लियर के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन के पास पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे। जी हाँ, यूक्रेन के पास पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया जो है उसे नहीं माना, इंडिया ने खुद पर कॉन्फिडेंस रखा, इंडिया ने त्याग नहीं किया न्यूक्लियर वेपन्स का, यूक्रेन जो है उसने यहाँ पर दबाव में आकर न्यूक्लियर वेपन्स का त्याग कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि यूक्रेन अगर आप देखोगे तो पहले यूएसएसआर का पार्ट था। ये आप सभी को पता है कि यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर का पार्ट जो है वो रहने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर न्यूक्लियर कैपेबल जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, है ना। और वो इधर साइड रहने की वजह से कई सारे जो इक्विपमेंट्स है वहां पर यूक्रेन के पास रखे हुए थे। अब इसी सिलसिले में होता क्या है कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या होता है कि भाई सभी देश जो है उनको आज़ादी मिल जाती है। इवन यूक्रेन जो है 1991 में उसको आज़ादी मिल जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे, यूक्रेन के पास भी। मगर फिर उसके बाद ऐसा होता है कि भाई यूक्रेन जो है उसको यहाँ पर सब कुछ मिला, मतलब जो यूएसएसआर के पास था वो सारी चीजें जो है वो उसको मिली इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उसकी वजह से यूक्रेन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन होल्डर बन गया था ग्लोबली। लेकिन ये जो वेपन्स है इसको यहाँ पर यूक्रेन जो है उसे दबाव में आकर एनपीटी जो है वो साइन कर दिया। यहाँ पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन कर दिया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब क्या है कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स है वो छोड़कर बाकी कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन जो है वो अपने पास ना रखे। इससे एक तो यूक्रेन जो है उसको ये भी था कि भाई रशिया के हम एकदम करीब है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमले होते रहे। तो इससे बेटर है कि हम वेस्टर्न कंट्री जो है वो जैसा बोल रही है उस दबाव में आकर हम कर दें, जिससे कि हमारे लिए यहाँ पर अच्छा हो, कि हम यहाँ पर सही हमारा एक नज़रिया जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ पहुँच जाए। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर जो ट्रीटी है वो साइन कर ली, उसकी वजह से सारे न्यूक्लियर वेपन उनके पास से चले गए। इस तरीके से बेसिकली यूक्रेन ने त्याग किया है अपने न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और वही इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया पर भी दबाव बनाया गया था कि भाई तुम एनपीटी साइन करो। चाइना के द्वारा कई बार दबाव बनाया गया है कि एनपीटी साइन ना करने की वजह से कई जगहों पर इंडिया को ब्लॉक कर दिया गया था यूएनएससी में, लेकिन इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया। क्योंकि इंडिया का यही बोलना है, इंडिया का ये नहीं बोलना है कि भाई तुम हमारे से न्यूक्लियर वेपन ले लो, ये नहीं बोलना है। इंडिया तो बोल रहा है ले लो, बिंदास ले लो, हम तो चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन आप ले लो, लेकिन जो परमानेंट 5 मेंबर्स के पास आप रख रहे हो ना, कि ट्रीटी जिन्होंने साइन की उनके पास नहीं रहना चाहिए, बाकी जो लोग हैं वो अपने पास रख सकते हैं। और परमानेंट 5 मेंबर्स उन्होंने एनपीटी साइन भी की है फिर भी उनके पास रखे, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं चाहिए। क्योंकि चाइना परमानेंट 5 मेंबर में आता है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान एनपीटी साइन नहीं की है, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है।
इंडिया ने अगर एनपीटी साइन कर ली तो इंडिया नॉन न्यूक्लियर देश बन जाएगा। फिर तो क्या है, दोनों तरफ से धमकी आती रहेगी, जैसे अभी रशिया यूक्रेन को दे रहा है। तो ये चीज देखने को मिली थी। तो उस वक्त का डिसीजन तो था इंडिया का, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का था। एनपीटी बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी है, ऑब्जेक्टिव है कि स्प्रेड जो है न्यूक्लियर वेपन का उसको प्रिवेंट किया जाए। ट्रीटी 1968 में साइन की गई थी, 1970 में फोर्स में आई थी। इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है, मैंने आपको रीजन बताया क्यों नहीं है ना। इनको बेसिकली क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन है उसका त्याग यहाँ पर करना पड़ता है इन एक्सेस की न्यूक्लियर एनर्जी वो ले सके। न्यूक्लियर एनर्जी काय के लिए चाहिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया, स्टिल बहुत सारे देश जो है एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएगी, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टीज अंडर एनपीटी डिफाइन किए जाते हैं मैन्युफैक्चर्ड एक्सप्लोर्ड ऑफ न्यूक्लियर वेपन और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोर्ड डिवाइस बिफोर 1 जनवरी 1967। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इंडिया 1974 में किया था, इसलिए इंडिया जो है अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है अगर उसने एनपीटी साइन किया तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा पिक्चर जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आपका इसमें क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। DMMacademy.in ये वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आपको वेरियस फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।